भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण के मामलों पूरी तरह उदासीन और नेगेटिव है। सरकारों के पास अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के कल्याण का कोई एजेंडा ही नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज भी होता है तो दोषी को सजा नहीं मिलती और उसका हौसला इतना बढ़ता है कि वो खुलेआम अत्याचार अन्याय करना तथा देश के सिस्टम उसे सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान सरकारों के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर जातिगत आधार पर मारपीट, बलात्कार, हत्याओं जैसे अत्याचारों की बाढ़ आ गई है। एससी सब प्लान, ट्राइब सब प्लान, जिसका विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास को ध्यान में रख करके संविधान में प्रावधान किया गया था। देश के वित्त मंत्री जब भारत का बजट प्रस्तुत करेंगे तो उसमें भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को कल्याण हेतु उसकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना अनिवार्य होगा। लेकिन जातिगत सिस्टम इस देश का इतना मजबूत है कि इस बजट का एक भी पैसा अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक कल्याण पर खर्च नहीं किया जाता तथा इसका दुरुपयोग सरकार द्वारा अन्य मदों में किया जाता है। भारत जातिगत व्यवस्था की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसमें जातिगत भेदभाव को एक सुनिश्चित तरीके से स्थापित किया गया है। भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है तथा जातिगत व्यवस्था हिंदू धर्म की एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए भारत जातिवाद का एकमात्र निर्यातक देश है। दुनिया में अगर कोई भी जाति पहुंची है तो भारत को आप इसको उत्पादक के रूप में देख सकते हैं। भारत को जाति मुक्त किए बिना विश्व को जाति मुक्त किया जाना असंभव है, काल्पनिक है। आपके लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है कि मैं फेडरेशन का भी सेक्रेटरी जनरल हूं। मैं अभी बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल का भी राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अभी बनाया गया है। इससे पहले एक लेटर अभी कल ही रिलीज होकर आया है टोरंटो कनाडा से। उसमें अभी जो लेटर है वो एड्रेस किया गया है जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3, the letter is addressed to President Mr. Xi Jinping, the President of People's Republic of China and the Chair of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). अच्छा, ये बीजिंग के लिए चिट्ठी गई है और उसमें सारे मुद्दे रखे गए हैं और उसमें साइन करने के लिए लास्ट में अगर 5 पेज पर आप देखेंगे, 5 पेज में जाएंगे तो ये लेटर जो साइन किया गया है, ये लेटर के सिग्नेचर जो किया गया है, ये संतोष विश्वकर्मा, प्रेसिडेंट सहयात्रा इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस टोरंटो कनाडा, और उसमें केपी चौधरी वाइस प्रेसिडेंट साउथ एशिया रीजन। यानी साउथ एशिया रीजन में जो देश हैं, कंट्री आते हैं, जिसमें आपके इंडिया है, इसके नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सारे कंट्री जो इसमें साउथ एशिया में आते हैं, इस साउथ एशिया का हमको इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट इस संगठन का बनाया गया है। तो आपके लिए, और इसमें जो पत्र गया है जो चीन के, समझे नहीं बात आप, इस अथॉरिटी को चिट्ठी गई है, इसमें हमारे सिग्नेचर भी, कल उन्होंने कहा कि सर आप सिग्नेचर आपके चाहिए, तो हमने इसको सिग्नेचर करके नहीं कि उनको भेजा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सारे डेवलपमेंट जो अब, जैसे अगर आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ उल्लेखनीय योगदान भी बताए गए हैं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इनको पढ़ लीजिएगा 1997 से लेकर के। और ये सारे योगदान कि कहाँ स्कॉटलैंड गए, कहाँ पर क्या हुआ, सब्बीरपुर सहारून परिवारों को कितना पैसा दिया गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे क्या हुआ, रामला मैदान में क्या हुआ, इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। और इसको अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि संगठन का स्वरूप क्या है और संगठन कहाँ तक अपना जो है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अभी मैं टोरंटो कनाडा गया तो कनाडा में मेरा जो संबोधन था, उस संबोधन को पूरी दुनिया में जितने भी लोग आए उनका सबका संबोधन हुआ। बट आपके संबोधन को जो इंग्लिश में था, इसमें हिंदी में लगा हुआ है, उसको आपकी यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस ने, उसने उसको पास किया और पास करके यूएन की रिपोर्ट में शामिल करने का काम किया। अब वहां बोला क्या गया, क्योंकि तो आपको ये पता होना चाहिए आपके राष्ट्रीय महासचिव वहां कर कहकर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा जय भीम नवोदय, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। कनाडा की इस ऐतिहासिक धरती ब्रैम्पटन में सहयात्रा इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस के तत्वाधान में कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जाति मुक्त विश्व सम्मेलन 2025 में उपस्थित दुनिया के कोने कोने से आए समाज के सभी प्रबुद्ध भाइयों और बहनों को जय भीम नवोदय। आज के इस महत्वपूर्ण जाति मुक्त विश्व सम्मेलन 2025 में भाग लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं सहयात्रा इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस के पदाधिकारियों का
हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं केपी चौधरी बोल रहा हूं। आया हूं एक ऐसे देश से जो हरा भरा है जातिवाद से, जिसके गोदाम भरे हैं जातिवाद से, जिसकी हवाओं में है जातिवाद, जिसके संस्थानों में है जातिवाद। इस जातिवाद से मुक्ति के लिए तथा भारत के शोषितों के भविष्य को संवारने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। हिंदू जाति जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं, जाति क्यों छूटे, कैसे छूटे, क्यों का सवाल हिंदू से है कि वह जाति क्यों छोड़े। हिंदू इसलिए जाति नहीं छोड़ सकता कि उसे जाति का सीधा लाभ मिलता है। उसके जीवन में जाति एक उपहार की तरह है जो उसे जीवन भर लाभ देती है। ऐसे में जातिवादी हिंदू से उम्मीद करना कि वह जाति मिटाने में दलितों का सहयोग करेगा, अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण उम्मीद है। हाँ, जाति की तख्ती गले में डालकर जातिवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में भाग लेता रहेगा, लेकिन जाति कभी छोड़ेगा नहीं, मरते दम तक। धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन भारत में इसका उपयोग धंधे के रूप में किया जाता है और जातिवाद उसका लाभांश है और धंधे का लाभांश कोई नहीं छोड़ता, यानी कि इंटरेस्ट कोई नहीं छोड़ता। रिलीजन क्या है और रिलीजन के साथ में ये जो मैंने इसमें लिखा जातिवाद का लाभांश और धंधे का लाभांश कोई नहीं छोड़ता। अब सवाल ये है कि जाति कैसे छूटे। दलितों ने जाति छुटकारा पाने के लिए अनेकों उपाय किए, उनमें सबसे प्रमुख है धर्म परिवर्तन। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भारत में धर्म परिवर्तन तो कर सकते हैं पर जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। कारण भारत के मूल में जाति है। यहाँ बहुत से धर्म विभिन्न सोच के साथ पनपे या बाहर से आए। सबसे नवीन धर्म है सिख धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, लेकिन कोई भी जातिवाद से अपने आप को मुक्त नहीं रख सका। आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक है सामाजिक भ्रष्टाचार। आर्थिक भ्रष्टाचार आदमी की जेब पर प्रहार करता है, जबकि सामाजिक भ्रष्टाचार आदमी के मन और मस्तिष्क से प्रभाव कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार करने वाले सामान्य जाति के लोगों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, न्यायपालिका में व्याप्त इस जातिगत भ्रष्टाचार के चलते इनमें से अधिकतर लोग बिना सजा के छूट जाते हैं। जातिगत भेदभाव का जीता जाता उदाहरण भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई के भी हाल में उनके गृह राज्य महाराष्ट्र के दौरे के दौरान उनको प्रोटोकॉल भी उपलब्ध न कराने के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे स्वीकार किया कि यह मुद्दा प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं था, बल्कि जातिगत भेदभाव एवं सामंतवाद है। इसके साथ ही जातिगत भेदभाव की एक और जीती जागती मिसाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में घटित हुई परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को न लगने देने के रूप में देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कैत साहब जो दलित समाज से आते हैं के आदेश के बावजूद भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लग सकी और यह प्रतिमा को वापस करा दिया गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारत की प्रथम नागरिक हैं, अनुसूचित जनजाति दलित समाज से आती हैं। भारत के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल अनुसूचित जाति समाज से हैं, दलित समाज से आते हैं। भारत के संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू बुद्धिस्ट हैं जो अनुसूचित जनजाति दलित समाज से आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई अनुसूचित जाति दलित समाज से आते हैं। इसके बावजूद भी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का न्याय के मंदिर अर्थात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर में न लगने देना जातिगत विद्वेष की पराकाष्ठा है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण के मामलों में पूरी तरह उदासीन और नेगेटिव है। सरकारों के पास अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के कल्याण का कोई एजेंडा ही नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज भी होता है तो दोषी को सजा नहीं मिलती और उसका हौसला इतना बढ़ता है कि वो खुलेआम अत्याचार अन्याय करना तथा देश के सिस्टम उसे सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान सरकारों के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर जातिगत आधार पर मारपीट, बलात्कार, हत्याओं जैसे अत्याचारों की बाढ़ आ गई है। एससी सब प्लान, ट्राइब सब प्लान, जिसका विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास को ध्यान में रख करके संविधान में प्रावधान किया गया था। देश के वित्त मंत्री जब भारत का बजट प्रस्तुत करेंगे तो उसमें भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को कल्याण हेतु उसकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना अनिवार्य होगा। लेकिन जाति का सिस्टम इस देश का इतना मजबूत है कि इस बजट का एक भी पैसा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण पर खर्च नहीं किया जाता तथा इसका दुरुपयोग सरकार द्वारा अन्य मदों में किया जाता है। भारत जातिगत व्यवस्था की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसमें जातिगत भेदभाव को एक सुनिश्चित तरीके से स्थापित किया गया है। भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है तथा जातिगत व्यवस्था हिंदू धर्म की एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए भारत जातिवाद का एकमात्र निर्यातक देश है। दुनिया में अगर कोई भी जाति पहुंची है
तो भारत को आप इसको उत्पादक के रूप में देख सकते हैं। भारत को जाति मुक्त किए बिना विश्व को जाति मुक्त किया जाना असंभव है, अकाल्पनिक है। भारत का हिंदू सवर्ण समाज जो भी व्यक्ति दुनिया के जिस कोने में गया, वह भारत से जातिवाद को बोरों में भरकर लेकर गया और उसने अपनी पूरी क्षमता से जातिवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का हर संभव प्रयास किया। इस विराट समस्या के समाधान हेतु विश्व के अनेक देशों जैसे ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका के सियाटल स्टेट आदि आदि में भी कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आर्थिक एवं सामाजिक समता अपनी चरम सीमा पर है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों ही स्तंभों में घोर जातिवाद है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों के कारण भारत की विधायिका में 25% का आरक्षण लागू है तथा इसी आरक्षण के आधार पर भारत की संसद में हर 5 वर्ष में 131 सांसद आरक्षित कोटे चुनकर जाते हैं, जिनके कंधों पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये सभी सांसद जो कानून बनाने वाली महान संस्था लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनका अपने समाज के लोगों की वोट को लेकर संसद में जाने के अलावा और कोई कार्य नहीं होता। अपने समाज के लोगों के दुखों की परेशानियों की आवाज उठाने के स्थान पर ये लोग अपनी राजनीतिक पार्टियों के आदेशों का पालन करते हैं तथा समाज के लोगों की समस्याओं को उठाने तथा उनका समाधान करने के स्थान पर समाज से दूरी बनाकर चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समस्या से भली भांति परिचित है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पूना पैक्ट के माध्यम से जातिवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने दलितों का अधिकार भी उनसे छीन लिया। आजादी के 76 सालों में भी कार्यपालिका में दलितों का कुछ प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी कार्यपालिका का व्यवहार घोर जातिवादी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत में सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था अब पूरी तरह अर्थहीन हो गई है, क्योंकि भारत में सरकारी क्षेत्र प्राय समाप्ति की ओर है तथा सरकारी विभागों का निजीकरण करके सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए संविधान में संशोधन कर निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत देश में पैदा होने वाले रोजगारों में अनुसूचित जाति जनजाति दलित समाज के लोगों की भागीदारी ना के बराबर है। न्यायपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग छोटे मोटे अपराधों में वर्षों में जेल में सड़ते हैं तथा उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तथा भारत की जेलें अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों से आज भी पूरे देश में भरी पड़ी है। संक्षिप्त में कहा जाए, भारत की जातिगत व्यवस्था बड़ी मजबूत है। इसको इतने सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया कि इसको भेदना दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए भी मुश्किल हो गया तथा उनको यह कहना पड़ा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार करके हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उन शब्दों का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि धर्म मनुष्य के लिए कमीज की तरह है, जिसे जब चाहे वो बदल सकता है, लेकिन जाति उसकी खाल की तरह है जो उसे जन्म से प्राप्त होती है, जीवन भर उसके शरीर से चिपकी रहती है और मृत्यु पर ही उसके शरीर के साथ जलती है। आज विश्व स्तर पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय जाति मुक्त सम्मेलन में आए हुए दुनिया के कोने कोने से प्रतिनिधियों के सम्मुख मैं केपी चौधरी निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक भारत की जातिगत व्यवस्था जिंदा है, विश्व स्तर पर जाति विश्व मुक्त की कल्पना करना काल्पनिक होगा। आओ विश्व के कोने कोने से आए हम सब प्रतिनिधि मिलकर इस समस्या का आज स्थायी समाधान खोजकर पूरे विश्व को जाति मुक्त बनाने का संकल्प लें। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन का एक मार्ग जो हमें बौद्ध धर्म की ओर ले जाता है सुझाया, लेकिन हमने उसे अपनाने में कोताही बरती। लगातार अन्याय अत्याचार झेल रहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में भारत में जातिवाद का दंश एक गंभीर एवं जटिल समस्या बनकर एक नासूर के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसका अंत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए बौद्ध धर्म को अपना कर ही हो सकता है। आओ चलते हैं 2 कदम, आओ चलते हैं 2 कदम जातिवाद के खात्मे की ओर, आओ चलते हैं 2 कदम, आओ चलते हैं 2 कदम जातिवाद के खात्मे की ओर, तीसरी आजादी की ओर। भारत में पहली आजादी की लड़ाई 1857 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से लड़ी गई। दूसरी आजादी 1947 में, जिसमें सिर्फ राजनीतिक रूप से भारत आजाद हुआ, लेकिन आज भी भारत की बहुत बड़ी आबादी सामाजिक रूप से गुलाम है, जातिगत भेदभाव का शिकार है। फिर हम क्यों ना चाहें आजादी, तीसरी आजादी सामाजिक आजादी, तीसरी आजादी आर्थिक आजादी, तीसरी आजादी सांस्कृतिक आजादी, सामाजिक क्रांति की ओर, वैचारिक क्रांति की ओर, नीली क्रांति की ओर। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये